guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we Priyashi and we hope कि you all are doing well. और अगर अभी तक सही सलामत हो ना तो टेंशन नॉट, हम लोग आ गए हैं आपका चैन छीनने के लिए विथ आवर धुकुर धुकुर वाली वीडियो। हम लोगों को पता है कि आप लोगों को हमारी धुकुर धुकुर वाली वीडियो से कितना ज्यादा प्यार है, प्लस धुकुर धुकुर आंटी से भी। हम इंसानों के जीवन में कोई ना कोई इंसान हमसे बहुत ज्यादा क्लोज होता है, बहुत ज्यादा करीबी होता है, जिसके साथ हम हर सुख दुख हर कुछ शेयर करते हैं। लेकिन कभी आपने ये चीज सोचा है कि आपका वही करीबी इंसान मरने के बाद हर मुमकिन कोशिश करे कि आपको अपने साथ उस दुनिया में ले जाए, और वो हर मुमकिन कोशिश करे जिससे कि आपकी जिंदगी बद से बदतर नरक हो जाए। सोचो आपका क्या होगा। तो आज की कहानी इसी बात पर बेस्ड है कि किस तरह एक लड़की अपने खुद के परिवार से तो नहीं बल्कि किसी और परिवार से बहुत ज्यादा क्लोज थी, लेकिन खुद की मौत के बाद उस परिवार के एक एक सदस्यों का जीना मुश्किल करके रख दिया था, उनकी जिंदगी बद से बदतर बना दी थी। तो इन सब बातों को अभी के लिए साइड रखते हैं, सीधे जंप करते हैं मेन स्टोरी पर। बट उससे पहले अपनी अपनी सीट की पेटी बांध लो, क्या पता आपके हाथ से फोन भी गिर सकता है। ईयरफोन कान में डाल लो और जल्दी से जल्दी अपने घर की बत्ती बुझा लो। तो आज की हमारी जो स्टोरी है ना, हमारे एक सब्सक्राइबर की स्टोरी है, और हमारे सब्सक्राइबर हमें बताते हैं कि वो और उनका पूरा परिवार पहले जालंधर में रहा करता था। फिलहाल तो वो लोग लुधियाना में शिफ्ट हो चुके हैं, बट क्यों लुधियाना में शिफ्ट हुए हैं वो तो आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो चलो चलते हैं सीधे फ्लैशबैक में, मतलब कि आज से 20 साल पहले। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो हमारे सब्सक्राइबर का हम लोग नामकरण करेंगे और उनका नाम रख देते हैं दीपू। और अभी के समय में ना उनकी उम्र अच्छी खासी 27-28 साल की तो होगी ही होगी। और दीपू हमें बताते हैं ना कि उस वक्त उनका परिवार बहुत बड़ा हुआ करता था, मतलब 3 परिवारों को मिलाकर के उनका एक परिवार बनता था। दीपू का परिवार, दीपू के बड़े पापा का परिवार और दीपू की बुआ जी का परिवार, और वो सारे लोग इकट्ठे एक ही जगह पर मिलजुल कर बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। दीपू बताते हैं ना कि उस समय उनके पड़ोस में ही एक घर हुआ करता था। उस घर के लोग ना बहुत रूड किस्म के थे, मोहल्ले वालों से भी ना उनकी उतनी बातचीत नहीं होती थी। हर मोहल्ले में एक ना एक घर तो होता ही है जो कि आउट ऑफ जोन होता है, तो उसी तरीके से वो घर था। और उस घर में एक लड़का था जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी, और उसकी बीवी का नाम रख देते हैं रीना। और रीना ना शक्ल से बहुत खूबसूरत थी और बहुत चुलबुली स्वभाव की थी। घर वाले तो बहुत अकड़ू थे, वो लोग तो मोहल्ले में किसी से बात नहीं करते थे और चाहते थे कि रीना भी किसी से बात नहीं करे। पर भाई साहब, एक एक्सट्रोवर्ट इंसान को आप बांध करके रख दो तो वो इंसान बंद करके नहीं रह सकता है। तो रीना की आदत थी, जब भी कभी कपड़े वपड़े धोने के बाद वो छत पर जाती थी ना कपड़ों को धूप लगाने के लिए, तो किसी ना किसी मोहल्ले वाले से बात करती ही रहती थी। ये देख करके उसके सास ससुर उससे बहुत गुस्सा करते थे। कई बार तो वो रीना को मना भी करते थे कि मोहल्ले वाले से बात मत करो, पर फिर भी रीना बेचारी आदत से मजबूर, वो जब भी देखती थी ना किसी बाहर वाले लोगों को तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और बहुत ज्यादा फ्रेंडली टाइप की हो जाती थी। और धीरे धीरे यही छोटी मोटी बातचीत के दौरान जो दीपू का परिवार था ना, स्पेशली दीपू की जो बड़ी मम्मी थी, वो रीना से काफी क्लोज आ चुकी थी और रीना को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी। रीना भी दीपू की बड़ी मम्मी को अपनी माँ की तरह प्यार करती थी। प्यार तो इतना था ना कि जब भी कभी घर पे अच्छा पकवान बनता था ना तो दीपू की बड़ी मम्मी रीना को दिए बिना खाना नहीं खाती थी। धीरे धीरे यही छोटी मोटी मुलाकातें ना कब एक रिश्ते में बदल गई, किसी को नहीं पता चला। अब रीना है ना दीपू के घर भी आया जाया करती थी, और ये बात रीना के सास ससुर को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। बट रीना बेचारी भी क्या करे यार, वो लोग इतने ज्यादा कॉम्पैक्ट थे ना कि उनके साथ रहने से ना रीना का भी दम घुटता था। धीरे धीरे जब रीना बड़ी मम्मी के ज्यादा क्लोज आई ना, तो रीना ने बताया कि अपनी शादी के बाद रीना उस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। रीना के सास ससुर हमेशा दहेज वगैरह के लिए रीना के साथ मारपीट करते हैं। रीना का जो पति है ना, वो भी रीना से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, साथ ही साथ अपनी बीवी पर हाथ भी उठाता था। कहते थे ना, एक सुंदर हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे के पीछे इतना ज्यादा दर्द छुपा होगा, किसी ने अपने सपने में सोचा भी नहीं था। रीना को बड़ी मम्मी और दीपू के परिवार के सदस्य काफी ज्यादा समझाते थे कि हौसला रखो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर रीना बेचारी भी कितना बर्दाश्त करती। और बर्दाश्त करते करते एक दिन फाइनली रीना के सब्र की सीमा टूट गई
और उस बेचारी लड़की ने खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क करके खुद को जीते जी आग लगा लिया। आप समझ सकते हो कि एक इंसान किस लेवल पे फ्रस्ट्रेटेड होगा कि वो खुद की जान ले ले, क्योंकि एक इंसान जब अपने पूरे सेंसेस में होता है ना, वो ये कदम नहीं उठा सकता। रीना के उठाए गए इस कदम से ही आप सोच सकते हो ना कि उस लड़की के ऊपर कितने ज्यादा जुल्म किए गए होंगे। जब ये बात मोहल्ले तक पहुंची तो सारे मोहल्ले वाले का कलेजा बहुत जोर से धुकुर धुकुर किया, क्योंकि उस लड़की की शादी के 1 साल भी नहीं हुए थे। उस लड़की ने तो अपनी जिंदगी भी नहीं देखी थी। पुलिस वगैरह तक बात पहुंची, लेकिन फिर भाई बात वही हो जाती है ना, पैसे और पावर के कारण केस को दबा दिया गया। रीना के मौत को 1-2 महीने बीत चुके थे। अगर कोई सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था ना, वो थी बड़ी मम्मी। अभी बड़ी मम्मी तो रिकवर हो ही नहीं थी, तब तो कुछ ऐसा होता है ना कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन स्टोरी। अब रीना की आत्मा दीपू के घर में सबको दिखने लगी थी, वो भी दिन दहाड़े। कैन यू इमेजिन? और इसकी सबसे पहली विटनेस थी दीपू की बड़ी मम्मी, जो कि रीना के बहुत ज्यादा क्लोज थी। और यहाँ पर रीना किसी भी इंसान को नई नवीली दुल्हन के रूप में नहीं दिखती थी। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, अगर कोई इंसान जल जाए उसके बाद उसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, चमड़ी कैसे गल के चू जाएंगे, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि किसी भी इंसान को जले हुए रूप में दिखना कितना ज्यादा खुद में हॉन्टिंग होगा। तो बड़ी मम्मी ने जब रीना को इसी रूप में अपने आंखों के सामने देखा, उनकी रूह कांप गई। उसके बाद उनको तो ऐसा बुखार लगा कि वो बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी लोगों ने सोचा कि बड़ी मम्मी रीना से बहुत ज्यादा क्लोज है, रीना के इस दुनिया से जाने का दुख बड़ी मम्मी अभी तक झेल नहीं पाई है, जिसके कारण इनकी तबीयत खराब रह रही है। पर यही लोगों से गलती हो गई। जब दीपू की बड़ी मम्मी की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई ना, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में भी जब वो एडमिट थी, फिर भी वो लोगों से कहती थी कि मुझे रीना दिखाई दे रही है, प्लीज मेरे को घर ले जाओ, मेरे को यहाँ नहीं रहना है। फिर भी बड़ी मम्मी की बातों को लोगों ने इग्नोर किया कि तबीयत खराब के कारण इन्हें सदमा लगा होगा। लेकिन इसी लापरवाही के कारण दीपू की बड़ी मम्मी इस दुनिया से चली गई। आज तक इस चीज का अंदाजा किसी को लग नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसी कौन सी बीमारी थी, क्योंकि उनके बहुत सारे टेस्ट हुए थे जिनमें उनकी रिपोर्ट नॉर्मल थी। फिर भी यहाँ पर लोगों को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ था कि रीना वापस आ चुकी है। अब यहाँ पर बड़ी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन अभी भी रीना ने उस घर का पीछा नहीं छोड़ा था। अब यहाँ पर दीपू के पापा को रीना दिन दहाड़े दिखने लगी थी। 1 बार दिखी, 2 बार दिखी, इसके बाद दीपू की मम्मी को भी दिखने लगी। दोनों ने साथ पे डिस्कस किया, क्योंकि ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठना इज नॉट अ सॉल्यूशन। दोनों ने घर वालों से भी शेयर किया कि हमें रीना दिखाई दे रही है, हमें रात में सपने आ रहे हैं और वो हमें अपने पास बुलाना चाह रही है। फिर भी दीपू के जो बाकी घर वाले थे ना, वो दीपू के पापा मम्मी को बोल रहे थे कि क्या यार, आज के जमाने में आप लोग ऐसी सोच लेके बैठे हुए हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, मन का वहम है। मानते हैं कि बगल वाले घर का ये हादसा है, हम लोग से रीना क्लोज थी, पर इसका मतलब नहीं है कि मूवी में दिखाता है ना कि मरने के बाद वो इंसान वापस लौट के आ गया है, तो यहाँ पर भी वही सीन होगा। और अगर लौट के आना ही है तो रीना परेशान अपने ससुराल वालों को ना करेगी। लेकिन फिर भी यहाँ दीपू के जो मम्मी पापा थे, वो घर वालों के साथ एग्री नहीं कर रहे थे। काफी सोच विचार करने के बाद फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना यहाँ जलंधर का घर छोड़ के लुधियाना शिफ्ट हो जाएंगे। अब दीपू का परिवार तो लुधियाना में शिफ्ट हो चुका था, जलंधर में कौन बच गया था? बड़े पापा की फैमिली और बुआ जी की फैमिली। बड़े पापा की फैमिली में बड़ी मम्मी तो गुजर चुकी थी, अब बच गए थे बड़े पापा, उनके 3 बेटे और 1 बेटी। अब रीना का अटैक शुरू हो गया था बड़े पापा की फैमिली के सारे मेंबर्स पर। बुआ जी की फैमिली अभी भी सुरक्षित थी। यहाँ होता क्या है, ध्यान से सुनो आप। बड़ी मम्मी के गुजरने के बाद उनका जो सबसे बड़ा बेटा था ना, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। सबको क्या लगता है कि माँ के जाने का दुख बेचारा बेटा सह नहीं पाया, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, एक मेंटल असाइलम में भर्ती कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे इलाज होने के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आता है और वो वहीं पर भर्ती रहते हैं। बड़े भैया की तो तबीयत उधर खराब थी ही, इधर घर में अब रीना हॉन्ट करने लगी थी बाकी बचे हुए मेंबर्स को। बड़े पापा को भी रीना दिखने लगी थी। अब बड़े पापा को ना कहीं डाउट हो रहा था
कि ये भाई सदमा या बीमारी नहीं है, कहीं ना कहीं इसका रीना से रिलेशन है। बड़े पापा ने अब देर नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी बीवी को खो चुके थे और उनके बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। बड़े पापा ने बहुत जांच पड़ताल के बाद एक तांत्रिक का पता लगाया और उन तांत्रिक से विनती की कि आप हमारे घर पर आइए और हमारे घर की हालात को देखिए और बताइए आखिर हमारे घर में सारे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। क्या ये सब नेचुरल है या फिर इसका किसी नेगेटिव एनर्जी से रिलेशन है। अगले दिन तांत्रिक आने वाले थे, पर तांत्रिक के आने से पहले की जो रात थी, उस रात सुनो क्या होता है। बड़े पापा के जो बीच वाले बेटे थे ना, वो छत पर सो रहे थे क्योंकि गर्मी का मौसम था और उनके पास उनका एक डॉगी भी था। रात के करीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में ना उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा चील, ईगल, जो कि बहुत बड़ा है, 7-8 फुट का है और उनके ऊपर से उड़ रहा है जोर जोर से चिल्लाते हुए। ये देखकर ही भैया बहुत ज्यादा डर गए और उनका जो डॉगी था बहुत तेज तेज भौंकने लगा। उन लोगों ने आओ देखा ना ताओ, सीधे वहां से भाग करके नीचे आ गए और नीचे सबको ये बात बताई। इस घटना के बाद सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए कि भाई एक नॉर्मल ईगल उतना बड़ा नहीं हो सकता है। सब लोग उस समय हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए थे। आखिर वो कर भी क्या सकते थे, बस तांत्रिक के आने का वेट ही कर सकते थे। अगले दिन तांत्रिक आते हैं, उन्होंने सारा मंजर देखा और उन्होंने साफ साफ बता दिया कि इन सब के पीछे रीना का हाथ है, रीना आपके परिवार के पीछे पड़ चुकी है। सबने बोला कि हमने रीना का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, इनफैक्ट हम लोग तो रीना से बहुत ज्यादा क्लोज थे, तो आखिर रीना को हम लोगों से क्या प्रॉब्लम है। तब तांत्रिक ने यहाँ पर क्लियर किया कि रीना जब जिंदा थी ना, तो भी वो अपने जीवन में बहुत अकेली थी। रीना की मौत भी एक अकाल मृत्यु है, वो समय से पहले मरी है और उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है और मौत के बाद भी रीना की आत्मा अकेली है, इसीलिए वो अपने लिए साथी खोज रही है। सिंस की वो आपके परिवार के बहुत क्लोज थी और आपके परिवार के जिन जिन लोगों के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा था ना, शी इज मेकिंग श्योर कि वो उन सारे लोगों को अपने साथ एक अलग दुनिया में ले जाए। ये सब सुनकर सारे लोग बहुत डर गए, क्योंकि उनके परिवार में इन सब बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता था। सबने तांत्रिक से बस इतनी विनती की कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, जल्द से जल्द करके कुछ न कुछ इलाज किया जाए। तांत्रिक ने बताया कि रीना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, उसको कंट्रोल में कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, आप लोगों को ताबीज वगैरह दे करके हम आपका शरीर बांध दे रहे हैं ताकि रीना आपके परिवार को हॉन्ट ना करे। यहाँ पर ना केवल बड़ी मम्मी के फैमिली वालों ने ताबीज पहना था। क्यों? क्योंकि रीना तो बड़ी मम्मी के क्लोज थी ना, तो सबने सोचा कि अगर रीना हॉन्ट भी करेगी या रीना अगर परेशान भी करेगी तो बड़ी मम्मी के परिवार को करेगी। बुआ जी से तो उतनी ज्यादा क्लोज नहीं थी, इसलिए बुआ जी के परिवार ने ताबीज नहीं पहना। अब देखो बुआ जी को इसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ा। तो पहले बात करते हैं बुआ जी के परिवार के बारे में। बुआ जी के टोटल 6 बच्चे थे, 4 लड़के और 2 लड़कियां। उसके अलावे बुआ जी और फूफा जी तो थे ही, लेकिन अब यहाँ बुआ जी की भी फैमिली के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। तो यहाँ पर रीना सबसे पहले अपना टारगेट बनाती है बुआ जी के बड़े बेटे को। तो एक दिन क्या होता है ना, जो बुआ जी के बड़े बेटे थे वो अचानक से अपने घर से निकलते हैं, मे बी कोई काम होगा, लेकिन वो कभी घर आते ही नहीं है। उसके बाद उनका कोई भी अता पता नहीं मिलता है। 24 घंटे तक वेट करने के बाद लोग पुलिस में कंप्लेन भी करते हैं, आसपास खोज खबर भी होती है, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट दिया जाता है कि प्लीज पता करें कि आखिर उनका बेटा गया कहाँ। पर ये आज तक मिस्ट्री है कि किसी को ये चीज पता नहीं चल पाया है कि उनके बड़े बेटे के साथ आखिर क्या हुआ। अब यहाँ आते हैं दूसरे नंबर पर। जो बुआ जी के दूसरे नंबर वाले बेटे थे ना, सेम बड़े पापा के बेटे जैसा हश्र हुआ था। वो भी पागलों की तरह अब चिल्लाना स्टार्ट कर दिए थे। किसी को भी अपने सामने देखते थे तो उनके मुंह से एक ही चीज निकलता था, अरे रीना जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। और वो इसके अलावा कुछ नहीं बोलते थे। और लास्ट में जब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो उन्हें भी मेंटल असाइलम में भर्ती कर दिया गया था। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर वाले भाई थे ना, उनको अचानक से नहीं पता मिर्गी का दौरा स्टार्ट हो गया था, जबकि बचपन से उन्हें ऐसी कोई बीमारी भी नहीं थी, ना ही खानदान में किसी को भी मिर्गी की बीमारी हुई रखी थी। और एक दिन वो भी अपने बड़े भाई की तरह लापता हो गया। ये सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा था ना
कि परिवार में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका उपाय कैसे करें। आप लोगों को यहाँ लग रहा होगा कि रीना इतनी सारी बर्बादियां करके शांत हो गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीना यहाँ पर नए धमाके करने का इंतजार कर रही थी। अब जो बुआ जी की 2 बेटियां थी, उनमें से जो बड़ी बेटी थी ना, अब रीना ने अपना टारगेट उसे बनाया था। रीना अब उनकी बेटी पे हावी होने लगी थी। बुआ जी की बेटी जो कि अच्छी खासी हेल्दी थी, अब वो एक सूखे तिनके की तरह हो चुकी थी। उसके शरीर से हड्डियां दिखाई देने लगी थी। सच बताया तो आप उसके रीढ़ की हड्डियां और पसली पिंजर गिन लोगे। वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी ना कि वो अब कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी। धीरे धीरे उसके सर के बाल भी झड़ना शुरू हो गए थे। अब उसमें से ना एक सड़ी हुई लाश की बदबू आने लगी थी। उसकी गंध के सामने कोई नॉर्मल इंसान टिक नहीं सकता था। अब उसके घर में लोगों ने आना जाना भी छोड़ दिया था। इधर एक के बाद एक बुआ जी अपने सारे बच्चों को खो रही थी। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर बुआ जी भी बीमार रहने लगी। बीमारी के कारण धीरे धीरे बुआ जी भी चल बसी और बुआ जी के पीछे पीछे फूफा जी भी चल बसे। अब परिवार में बच गए थे केवल बुआ जी के एक छोटे वाले बेटे और उनकी 2 बहनें, मतलब कि टोटल 3 लोग, जिसमें से जो बड़ी वाली बहन थी उनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था आज नहीं तो कल ये भी दुनिया छोड़ करके चली जाएंगी। बड़े पापा ने उन लोगों को समझाया कि जल्दी से किसी अच्छे तांत्रिक से झाड़ फूक करवाओ, अदरवाइज रीना एक एक करके तुम सारे लोगों की जान ले लेगी। जो छोटे वाले भाई और छोटी वाली बहन थी ना, दोनों ने उन्हीं तांत्रिक को बुलाया जिन्होंने बड़े पापा की फैमिली की हेल्प की थी और उस तांत्रिक के हेल्प से सभी लोगों ने उस घर को रीना की आत्मा से मुक्त करवाया। वो जो दीदी जिनके ऊपर रीना हावी थी, रीना तो उनके शरीर को छोड़ के जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर बहुत पूजा पाठ हुआ, बहुत जद्दोजहद किए गए, जैसे तैसे करके उन लोगों को रीना के कहर से मुक्त करवाया गया। फिर उन तांत्रिक ने अपने कई साथी तांत्रिकों को बुलाया और रीना की आत्मा को कब्जा करने के लिए बहुत बड़े स्केल पर पूजा पाठ की गई, क्योंकि रीना की आत्मा इतनी ज्यादा ताकतवर थी ना और इतनी ज्यादा खूंखार थी कि किसी एक तांत्रिक के वश में नहीं आ सकती थी। और थैंक गॉड अब जो रीना की आत्मा थी उसके कहर से भी वो लोग मुक्त हो गए होते हैं। फिर दीपू से हमने ये भी पूछा कि आज के समय में क्या रीना अभी भी हॉन्ट करती है, तो दीपू ने हमें बताया कि नहीं, अभी तो वो हॉन्ट नहीं करती है, बट स्टिल उसके परिवार में इस चीज को लेकर के इतना खौफ है ना कि परिवार के कोई भी सदस्य रीना का असली नाम नहीं लेते हैं। इस वीडियो में भी हमने रीना का असली नाम नहीं लिया है, उसका असली नाम कुछ और था, क्योंकि भाई हम लोग का भी कलेजा धुकुर धुकुर करता है, हमारी भी फटती है। लेकिन सच में ये स्टोरी पढ़कर मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा। एक हंसता खेलता परिवार एक मातम के माहौल में कैसे बदल गया। लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ये स्टोरी सुनकर अगर आपका कलेजा धुकुर धुकुर किया होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।